आज हम लोग का फर्स्ट क्लास होगा क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए। हम लोग का स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। हम लोग चलते हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड की ओर बाबू। पहला यूनिट वास्तविक संख्याएं। देखिए चैप्टर क्लास 10 बिहार बोर्ड का पहला यूनिट है वास्तविक संख्या। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, जानने से पहले हम संख्याओं की प्रकार के बारे में बात करेंगे। संख्या पद्धति से चलेंगे। पहले संख्याओं के प्रकार, जो कि आप लोग क्लास 8, 7 में बार 9 में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम उसे दोबारा एक बार रिपीट करेंगे आप लोगों के सामने कि काम पड़े, कहीं बहुत बार काम आएगा हम लोग को, तो वहां आप लोग को दिक्कत न हो। तो चलिए संख्या पद्धति के अकॉर्डिंग संख्याओं की प्रकार में चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो संख्या का प्रकार है सम्मिश्र संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे बाबू सम्मिश्र संख्या का क्लास 10 से कोई ताल्लुकात नहीं, फिर भी जान लेंगे क्या है। तो सम्मिश्र संख्या बाबू दो संख्याओं से मिलकर बनता है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक। तो इसके कुछ एग्जांपल्स को कर लेते हैं, जैसे 3 प्लस माइनस रूट 8 माइनस -3। ओके, इसी प्रकार से इसमें संख्याएं होती हैं। सम्मिश्र संख्याओं को दो भाग में बांटा जाता है। एक भाग का नाम होता है वास्तविक संख्याएं और दूसरे पार्ट में आती हैं काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या को बाबू इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर, और काल्पनिक को इंग्लिश में कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। ये जो होती है सम्मिश्र संख्या, वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण होता है। अब देखिए ना, वास्तविक संख्याएं क्या है, काल्पनिक संख्याएं क्या है। वास्तविक संख्याओं को परिभाषित किया जाता है, लेकिन हम इसे छोटे से रूप में ही परिभाषित करें। बार बार इतने समय नहीं रहे आप लोगों को, बस बार बार आप लोग याद करते आ रहे हैं। लिखा जाए धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इसमें धनात्मक जैसे √4, √10, 5/3 वर्गमूल निकालने के बाद भी माना सकता है, -7% इत्यादि कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें बाबू ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है।
एक बार फिर से, ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग, जैसे -1, -√7, माइनस रूट में हो बट माइनस लगा हो तो उसे क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या, और इसे क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। क्लियर ना? अब हम लोग वास्तविक संख्याओं के प्रकार की ओर जाएंगे, काल्पनिक संख्याओं को यहीं छोड़ देंगे। आप लोग नोट कर लेंगे इसे, वीडियो को रोक करके पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब पहला हम लोग करते, फिर आगे बढ़ते हैं, वास्तविक संख्या को बांटते हैं और भागों में, काल्पनिक को यहीं छोड़ दिया जाए, मेरे से काम नहीं आगे काल्पनिक का। अब हम लोग उठाएंगे वास्तविक संख्याओं को अलग अलग बंटवारा करेंगे। आइए देखिए, अगला होगा वास्तविक संख्याएं। आप लोग अपने पेज में वैसे के नीचे ही लाइन खींच दीजिएगा, मैं यहाँ स्पेस नहीं था तो लिया हूं, ठीक है। देखिए, इसको दो भागों में बांटा गया। एक भाग का नाम है परिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। दूसरे का भाग नाम है अपरिमेय संख्या, इससे बोला जाता है इरेशनल नंबर। क्लियर? देखिए, ये क्या होती है, संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर? समझ में आया? लेकिन इसमें क्या होगा, संख्याएं p/q के रूप में नहीं होती हैं। आइए एग्जांपल करते हैं। देखिए, तो ऐसी संख्या लीजिए जो p/q के रूप में हो, 3/7 √4 है ना, √7/3 इत्यादि, माइनस भी होगा 2, -2, 0, एनीथिंग कुछ भी है। यहां बाबू √3, ऐसा रूट जिसका रूट निकालना संभव, मूल निकालना संभव नहीं है संख्याएं, है ना, प्लस माइनस वो भी हो सकती है, या कुछ ऐसे दशमलव जिनका अंत ही ना हो। ठीक है? अब देखिए, हम लोग अपरिमेय को यहीं छोड़ देंगे, अब परिमेय को बांटेंगे। देखिए, परिमेय संख्याओं को फिर दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग का नाम होगा पूर्णांक संख्याएं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटीजर, और दूसरे का नाम होगा भिन्न संख्याएं, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है ना? अब देखिए, इसमें क्या होता है, Q का मान हमेशा 1 होगा, यानी संख्याएं p/q के रूप में हो तथा q बराबर हमेशा 1। इसमें बाबू संख्याएं p/q, हाँ ये चीज में बाबू q डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, p/q के रूप में हो परंतु q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा q डज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर ना? एग्जांपल 2, 3, -7, -8 कुछ भी, क्योंकि सबके बाटा में 1 है, और यहाँ पर 3/5, 3.5, -8.5,
इत्यादि। क्लियर? समझ में आप लोग को पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्या। देखिए भिन्न को भी दो भागों में बांटा जाता है, बट हम लोग उतना डीपली नहीं जाएंगे भिन्न की ओर, बचपन और छोटे क्लास में चले जाएंगे जूनियर में। अब हम लोग पूर्णांक को बांटते हैं जो आगे काम आएगा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ स्पेस नहीं है, हम इरेज करके ऊपर ले जाएंगे, लेकिन आप लोग अगला यहाँ नीचे लिखिएगा। चलिए अगला बांटा जाए पूर्णांक को। देखिए पूर्णांक को भी हम लोग और अलग अलग भागों में बांटेंगे जिन्हें समझेंगे। आइए देखिए अगला पूर्णांक को बाबू बांट दिया गया, इसको बहुत ज्यादा भागों में बांटा जाता है। देखिए पहला आता है प्राकृत संख्या, आप लोग जानते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। फिर पूर्ण संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। फिर सम संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। फिर विषम संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। फिर अभाज्य संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और लास्ट भाज्य संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। चलिए इन सभी को समझते हैं। देखिए प्राकृत संख्या ये गिनती की संख्याएं। एग्जाम्पल इसका बाबू 1 2 3, 1 2 3 4 से चालू होगा, एक से। और पूर्ण संख्या 0 तथा गिनती की संख्याएं। एग्जाम्पल इसका 0 1 2 3 अनंत तक जाएगा। 0 इसमें रहेगा, इसमें 0 नहीं। सम का बात किया जाए 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या। एग्जाम्पल बाबू देखिए 2 4 6, हाँ 0 भी होगा, -2 होगा, -4, माइनस में भी रहेगा, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, 2 से कटना चाहिए। ये बाबू 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली संख्या। एग्जाम्पल बाबू इसमें भी आता है प्लस माइनस दोनों, 1 3 5 7, -1 -3 -5, देखिए माइनस प्लस दोनों जाएगा। अगला अभाज्य, केवल 2 गुणनखंड वाली संख्या। ऐसी संख्या है जिनका केवल 2 ही गुणनखंड, अर्थात 1 से या स्वयं से कटे, बाकी से ना कटे। तो ये बाबू हो जाएगा 2 3 5 7 -2 -3 माइनस प्लस माइनस दोनों होता है ना। 2 से अधिक
गुणनखंड वाली संख्या। एग्जाम्पल बाबू क्या होगा इसका? 4 6 8, इधर आ जाइए, -4 -6 -8 प्लस माइनस दोनों तरफ पड़ेगा। फिर से एक बार समझते हैं, जो ही बात करेंगे प्राकृत संख्या तो हमेशा गिनती की संख्या अर्थात 1 से चालू होगी। पूर्ण संख्या होल नंबर, और ये हमेशा किस चालू होगा बाबू? 0 से स्टार्ट होगा। सम आएंगे तो हमेशा 2 से विभाजित होनी चाहिए। ये धन, कई बार आप लोग 0 को कह देते हैं कि ये सम संख्या नहीं, 0 भी एक सम संख्या है, क्योंकि 0 2 से कट जाएगा और 2 का अंतर रहता है, ठीक ना। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः नहीं विभाजित हो, क्लियर, ये प्लस माइनस दोनों होगा। अभाज्य केवल एक, केवल 2 गुणनखंड वाली संख्या है जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो, 1 अर्थात अथवा स्वयं, इसके अलावा किसी से न घटे। और भाज्य 2 से अधिक किसी भी संख्या से कट जाए, एक और अपने के अलावा किसी और संख्या से कुछ कट जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों? अब आइए चलते हैं आपके एक्सरसाइज की और थ्योरी पढ़ते हैं। पहला थ्योरी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए पॉइंट डालते हैं। पहला पॉइंट डालेंगे जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आइए पहले समझते हैं। अच्छा ये बताइए, इधर आइए, तो मैं बोलूं कि आप 4 से भागा दीजिए कि संख्या में, मैंने यहां कोई संख्या दे दिया है 18, कितने बार में ले जाएंगे आप लोग? तो 4 बार में जाएगा। एक काम करते हैं, 33 दे दिया जाए, कितने बार में जाएगा ये? 8 बार में। कितना शेष बचा? अच्छा ये बताइए, बचपन क्लास में आप लोग क्या लिखे हैं? इसको सजाते हैं कैसे? ये तो आप लोग जानते हैं कि अगर हमें 33 पुनः लाना हो तो जिससे भागा दिए हैं और जितना भागफल आया है गुणा करके अगर हम शेष जोड़ दें तो प्राप्त होता है। अर्थात इससे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य। जो भागा देता है भाजक, और जितना आता है भागक के बाद जितने बार में कटे भागफल, और जितना नीचे शेष बचता है उसे क्या बोलते हैं? शेष। इसका नाम क्या है? भाजक। इसका नाम भागफल, इसका नाम शेषफल। ये तो आप लोग पहले से जानते हैं। अब बताइए, मैं एक नया काम करूं। आपके ये है भाज्य, मैं आपके भाज्य को एक नया नाम ए दे दूं, भाजक को बी रहने दूं, ठीक है। अब भागफल को क्यू कर दूं और शेषफल को आर कर दूं, तो बताइए तो हमें क्या मिलेगा? भाज्य को मैंने ए दिया है, भाजक को मैंने बी दिया है, भागफल को मैंने क्यू दिया है और शेषफल को बाबू मैंने आर दिया है। अर्थात क्या मिल गया? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इतना तो मिल गया ना। ये अभी और कुछ बाकी है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां शेष कितना बचा है? 1। रुकिए, अब मैं बोलूं 4 से आप 32 को भागा दीजिए
देखिए तो बाबू यहां कितना शेष बचा। अब मैं बोलूं 4 से 32 के बाद 33 34 को भागा दीजिए, कितना शेष बचा बाबू 2। और मैं बोलूं 35 को भागा दीजिए, कितना शेष बचा यहां पे। अब मैं बोलूं कि जरा 36 को भागा दीजिए, शेष कितना बच गया। हमें देख रहे हैं शेष कितना कितना मिल रहा है 0 1 2 3 4। फिर से एक बार शेष कितना 0 1 2 3 फिर 0, यानी कि 3 से ज्यादा नहीं जा रहा है, 4 नहीं पहुंचा, अंक 4 के पास ये कभी नहीं पहुंच रहा है। अर्थात शेषफल r का मान कितना हो रहा है, जहां r का मान कितना है बाबू 0 1 2 3, 4 नहीं पहुंच रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, b मतलब 4। तो यही तो है बाबू आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखो यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी को एक भाषा दे दिया गया है, तो आप लोग रटते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, कोई रटने की जरूरत नहीं, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। चलिए हम भाषा दे दें, इसको भी हम भी दे दें, पॉइंट मार्क इसको दे देते हैं। दो दी गई दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b इसको हम एक पूर्णांक से बनाते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसे दो जरा इसको हम इरेज कर देते हैं, एक साथ एडजस्ट करेंगे, स्पेस यहाँ कम पड़ रहा है, एक लाइन में लिखेंगे अच्छा लगेगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा समझने में। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसके बाद परिभाषा हम लिखवा देते हैं इसका। देखिए क्या है, कुछ नहीं है, हो गया एक लाइन में। ये तो समझे ना आप लोग, बस हो गया, कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा जाएगा, दो संख्याएं a तथा b दिए रहने पर q तथा r ऐसी दो संख्याएं विद्यमान रहती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, और a को बाबू भाज्य, b को भाजक, q को भागफल और r को शेषफल कहा जाता है। तो बताइए रटना आसान है कि जो मैंने समझाया वो आसान है? रटने से कुछ नहीं होगा, कोई नया चीज नहीं है, जो मैंने समझाया वही है, वहीं से इसका परिभाषा निकल गया है। उसी चीज को यूक्लिड नामक एक वैज्ञानिक ने, एक मैथमेटिशियन ने
गणितज्ञ ने इसे एक तथ्य एक पद्धति में दे दिया है जो हम लोग पहले से जानते हैं और इसे हम लोग अब पढ़ने लगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्लियर ना? ठीक है, तो आइए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ाई करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको भी जान लेंगे, इसको वही काम करेंगे पहले एग्जांपल से जो हम लोग बचपन में जानते हैं उससे निकालने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये मैंने क्या लिख दिया बाबू, जरा इसको देखिए, एल्गोरिथम। आइए मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, जरा बताइएगा। सत्तर तथा 28 तथा 64 का आप HCF ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, विधि कौन अप्लाई होगा, जो बचपन में आप लोग पढ़े हैं पहले, भाग या यूं कहे तो विभाजन विधि से। नहीं, इसको भी समझना, आप लोग जानते हैं पहले से। तो क्या करते हैं बाबू, हम 28 से 64 को विभाजित करेंगे, 2 बार में जाएगा 56, कितना बचा बाबू 8। फिर क्या करते हैं, इसके बाद 8 से भागा देते हैं 28, क्या बार बाबू 3 बार में 24, कितना बच गया 4, 4 से 8 में। हाँ, कब तक भागा देते हैं, जब तक शेष यहाँ 0 नहीं होते हैं। क्वेश्चन आप लोग अप्लाई करते हैं ना, पहले से जानते हैं इस चीज को। तो ये काम करिए, अगर मैं प्रत्येक एक स्टेप के लिए यूक्लिड प्रमेय को लिखूं तो क्या मिलेगा, देखिए तो 64 बराबर 28 गुणा 2 प्लस 8। इसके लिए यहाँ पे 28 बराबर 8 गुणा 3 प्लस 4। अब इसके लिए 8 बराबर 4 गुणा 2 प्लस 0। जब वही 0 आ गया, आप उस भाजक को क्या बोलते हो, क्लियर ना? यही पढ़े आप लोग, यही आप लोग जानते हैं। बस यही है बाबू यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हम लोग क्या करते थे बचपन में, डायरेक्ट यहां से के लिए आंसर लिख दिया, c बराबर 4। लेकिन अब क्या करना है, उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे प्रत्येक स्टेप पर। जैसे वो कदम चले हैं, बार बार पलटे हैं, उस हर एक कदम को विभाजन प्रमेयिका से निरूपित करके आगे बढ़ेंगे। तो यही हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अर्थात लिख दूं मैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एल्गोरिथम में दी गई संख्याओं को का HCF अर्थात मसह ज्ञात करने की क्या है बाबू, एक पद्धति है, एक पद्धति है। क्लियर ना? HCF ज्ञात कर। ओके, अब इस पद्धति में हमारा स्टेप क्या होता है उसको लिखेंगे। पद्धति में हमारा चरण क्या होता है, ये तो मैंने ऐसे समझा दिया, अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन इस पद्धति का अपना कोई चरण होता है, उसको लिख लेते हैं। इस पद्धति का चरण क्या है, आइए इसी पर लिखेंगे, यही पद्धति का चरण। लेकिन कौन डालेंगे, फिर संख्या A तथा B का HCF
ज्ञात करने के चरण। नंबर 1, ए तथा बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं। दूसरे चरण देखिए, r अगर 0 मिलेगा तो उसी को ऐसे बोलते हैं, यदि r बराबर 0 तो b को अर्थात भाजक को b को HCF कहा जाता है। क्लियर? दूसरा बाबू, अगला मान लीजिए कि यदि r 0 के बराबर नहीं हो तो b तथा r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाता है। ओके, प्रयोग किया जाता है जब तक कि r बराबर 0 ना हो जाए। ओके, इस स्थिति में प्राप्त भाजक, जो भागा देगा, भाजक को HCF कहा जाता है। क्लियर ना? चरण क्लियर हो गए? ऐसे काम होगा। a और b जो दो संख्याएं दी हो, आप उनके लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करिए। r का मान 0 आ गया तब तो b को ही HCF कह दिए, लेकिन नहीं आया तो b और r में हम पुनः प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। ये बार बार करते जाएंगे जब तक कि r का मान 0 ना हो जाए, और जब ही 0 हो जाए तो बस उस भाजक को हम लोग क्या बोलेंगे? HCF। क्लियर? चलिए बाबू, अगला पॉइंट, इससे पहले एग्जांपल इसका कर ले। आइए एग्जांपल कर ले। मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए 40 तथा 56 का HCF, है ना? क्या करेंगे? देखें कौन छोटा है उससे भाग करेंगे। 40 से हम 56 को विभाजित करें, कै बार में जाएगा बाबू? एक बार में कितना बच गया? 16। 40 को दो बार में 8 से 16 दो बार में। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से देखिए, a बराबर बी क्यू प्लस इसको लिखिए। गिरिएगा मत, हम घेर रहे हैं, गिरिएगा मत आप लोग, बस समझाने के लिए घेर रहे हैं इसको। 56 बराबर 40 गुणा 1 प्लस 16। दूसरा स्टेप आप यहां से इसको आप लोग राउंड मत करिएगा, ये समझना है बस। 40 से बराबर 16 गुणा 2 प्लस 8। फिर तीसरा स्टेप 16 बराबर 8 गुणा 2 प्लस 0। जब ही 0 मिला इसको क्या बोलेंगे बाबू? HCF। यही तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्लियर? अब अगला पॉइंट होगा हम लोग का एक्सरसाइज करेंगे। 1.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें।
लोग का थ्योरी समाप्त हो गया। बस यही प्रोसेस से आप लोग को लगातार काम अपना करते जाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बाबू, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित के एचसीएफ ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन 135 तथा 225, 135 तथा 225। फिर यही प्रोसेस हल निकालेंगे। 135 से 225 में भागा दीजिए, क्या बार में जाएगा? एक बार में। कितना बचेगा बाबू? 90। 90 से 135 एक बार में कितना बचेगा बाबू? 45। 45 से 90 दो बार में कट गया, हो गया। बस इसको लिख दोगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। स्टेप नंबर 1, 2 2 5 135 गुणा 1 प्लस 90। स्टेप नंबर 2, 135 90 गुणा 1 प्लस 45। 90 45 गुणा 2 प्लस 0। जो ही मिल गया एचसीएफ। एचसीएफ बराबर 45। इसके बाकी दो क्वेश्चंस हैं जो घर में काम करेंगे आप लोग। 126 तथा 196 तथा 38 220। तीसरा क्वेश्चन 867 तथा 265, सॉरी 55। ये दो क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क में घर पे काम करिए, बन जाएगा। से नई प्रोसेस यूज करिएगा, ठीक ना बच्चों। अगला क्वेश्चन है इसका कि आपको सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। बता दो उसको, चलिए उसको भी सिद्ध कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, हमें सिद्ध करना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। रुकिए, ऐसे इसमें ही छिपा हुआ इसका आंसर के तो हमें कोई पूर्णांक bq प्लस r में जानते हैं बाबू। q कॉमन हो गया तो b का मान कितना लेना होगा हमें? 6। सिंपल सा। ऐसे देखिएगा, 4q रह सकता है, 5q, 3q, कुछ भी, बस वही कॉमन देख लीजिएगा। q मिल रहा है तो b का वैल्यू कितना लेना होगा? 6 लेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए काम करते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6। ओके, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या मिलेगा? a बराबर bq प्लस r, है ना। r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। आइए मान रख दें तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन b का वैल्यू बाबू कितना है? 6 है। इसलिए r का मान 0 1 2 3 4 5 होगा ना। देयर इंप्लाइज a बराबर b के जगह बाबू
6 की प्लस r। मान रखिए r बराबर 1 रखने पर a का मान 6, सॉरी बोले 0। हाँ एक बात बताइए तो q की जगह अगर आप 1 रखिएगा तो 6, क्या बच गया बाबू? सम हो गया। q की जगह 2 रखिएगा तो 12, ये भी क्या हुआ? सम हुआ। 3 रखिएगा तो 18, ये भी क्या हुआ? मतलब कुछ भी रखिए सम। तो इसे हम क्या लिखेंगे? सम। फिर बाबू r बराबर 1 रखने पर a बराबर, पता है ना सम में अगर विषम जोड़िएगा तो क्या होता है? विषम। फिर आगे बढ़िए, r बराबर 2 रखने पर a बराबर 6 की प्लस 2। हाँ बाबू सम में सम जोड़िएगा तो क्या बनेगा? सम। आ गए यार, हम आंसर के पास आ गए, नहीं ना बात था तो गए। आइए तो फिर r बराबर 3 रखने पर देखिए तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 3। अब आप सम में सम करिएगा तो क्या बनेगा? 20। r बराबर 4 रखने पर a बराबर 6 क्यूब प्लस 4 क्या बन गया बाबू? सम। फिर r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। देखिए फिर विषम जोड़िएगा तो क्या बन गया? विषम। भाई क्वेश्चन पे थोड़ा छाट लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? केवल विषम के लिए। देखिए एक ये है विषम, एक ये है विषम और एक लिख देते हैं। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है बाबू? 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 तथा 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। सीधा हो गया, सिंपल सा। ये तो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आएंगे, एग्जांपल क्वेश्चन होगा 4 क्यूब होगा तो b बराबर 4 लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन को सम कहता तो आप सम को छाट लेते, वो रूप हो जाता। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 2 हो गया, अब 3 देखिए। इसको इस टाइप से क्वेश्चंस को होमवर्क करिएगा। आपको एग्जांपल में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में कह रहा है क्वेश्चन कि 616 कितना बाबू? 616 वो आर्मी के कुल संख्याएं हैं जिन्हें 32 को का एक ग्रुप बनाएगा, टुकड़ी, उसके पीछे मार्च करना है। कुल सैनिक बाबू कितने हैं? 616। एक टुकड़ी में सैनिक बराबर 32। तो क्वेश्चन है कि बताइए कितने हम पंक्ति कतार लगाया जाएगा जिसमें कि 32 को टुकड़ी वाले कतार में 616 हुआ। एडजस्ट करिएगा, क्या दीजिएगा? अधिक से अधिकतम पूछ रहा है, कतारों की अधिकतम संख्या। ध्यान दीजिएगा, HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात अधिकतम। जब कहीं क्वेश्चन से लगे हमें अधिकतम से अधिकतम पूछा जा रहा है तो तुरंत आप मस्सा निकाल दीजिए। और यदि भाव क्वेश्चन का ये लगे कि हमको न्यूनतम पूछा जा रहा है, तुरंत एलसीएम निकाल दीजिए। तो यहाँ अधिकतम पूछ रहा है, अतः पंक्तियों की
अधिकतम जो संख्या है कितनी है बाबू? HCF 616 तथा 32 का HCF निकाल दीजिए। 32 से भागा दीजिए 616 में, एक बार में 32, 29 9 बार में, 9 दूनी का 18, 1 9 27 का 28, अर्थात 8। कितने बाबू? 8 पंक्ति। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर? ध्यान दिया आप लोग? समझ में आया? अधिकतम पूछे तो HCF निकालिए, न्यूनतम पूछे तो LCM निकालिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यह सिद्ध कीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m प्लस 1 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्वेश्चन है 3m प्लस 1। एक बात बताइए, संख्या का वर्ग यानी कि a बराबर bq प्लस r होता है, तो स्क्वायर माने कि bq प्लस r का स्क्वायर ना जी, यानी कि q पर स्क्वायर होना चाहिए। यहां आप देख रहे हैं m है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कॉमन निकाला गया है। तो एक बात बताइए, क्या 1 के स्क्वायर में से आप 3 निकाल सकते हैं? कभी पॉसिबल नहीं है, 1/3 नहीं हो सकता है। 2 के स्क्वायर 4 में से 3 निकाल सकते हैं? नहीं पॉसिबल है। लेकिन 3 के स्क्वायर 9 में से 3 निकाल सकते हैं? हाँ, कट गया पूरा पूरा। यानी हम b का मान कितना ले सकते हैं? 3। ये ध्यान रखिएगा कि किस संख्या के स्क्वायर में से हम 3 का मान निकाल सकते हैं। आगे 3 है, 4 आता तो 4 पर देखते हैं, हम 5 आता तो 5 पर देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हो गया। वर्क करें क्वेश्चन नंबर 4। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा b कितना लेंगे? 3। तो बताइए r कितना हो जाएगा? यूक्लिड r हमारा कितना होगा? 0 1 2। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर हो bq प्लस, अर्थात a बराबर 3q प्लस। क्वेश्चन कर रहा है वर्ग ना, तो क्या करिए, दोनों तरफ वर्ग रख लेने पर, वर्ग करने क्या मिलता है? a स्क्वायर 3q प्लस r का स्क्वायर। रिजल्ट बाबू 9q स्क्वायर 6qr प्लस r, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब r का मान रखिए आप, r बराबर 0, a स्क्वायर का मान कितना हुई हो? 9q स्क्वायर 6q गुणा 0 प्लस 0 का स्क्वायर, अर्थात 9q स्क्वायर। 3 का मान निकालिए, 3q स्क्वायर 3m, जहां m बराबर 3q स्क्वायर। क्लियर? आगे r बराबर 1 रखने पर रख दीजिए, a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस, एक मिनट नहीं ठीक, 6q गुणा 2 प्लस 2 सॉरी 1 और 1 का स्क्वायर। देखिए तो कितना आ गया? 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। हमें बाबू 3 कॉमन निकालते, कहां से? देखिए इन दोनों में से 3 को कॉमन लिख दीजिए, कितना आएगा? 3q स्क्वायर 2q प्लस 1, अर्थात 3m प्लस 1, जहां m का मान 3q स्क्वायर 2q।
फिर r बराबर 2 रखने पर a स्क्वायर 9q स्क्वायर 6q गुणा 2 का स्क्वायर 9q स्क्वायर 12q। अब बताइए 4 में से 3 कॉमन निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसको दो भाग में हम लोग बांट देंगे भाई, उतना तो मालूम है ना। 3 + 1 कर दीजिए। देखिए तो अब यहां से यहां तक से 3 निकालिए, 3q स्क्वायर 4q +1 अर्थात 3m+1, जहां m 3q स्क्वायर 4q+। हो गया, बस इसे एक भाषा दे देना है मैथमेटिक्स यूक्लिड प्रमेय से, बस यही आपको चूज करना है। अगर b का मान खोजने आ गया तब तो मैथ बन गया। b का मान ही महत्वपूर्ण है, निकाल लिए। r बराबर उसके अनुसार r का मान हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है वर्ग करने का, तो आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे। घन कहेगा तो घन करेंगे, जितना कहेगा उतना ही काम करिएगा। m है तो m आपको कॉमन निकालना होगा। तो देखिए हमने दोनों तरफ a + b का होल स्क्वायर यूज कर दिया। यहाँ r का मान बारी बारी से रखा, यहाँ मैंने कॉमन निकाला तो ये कॉमन हुआ यानी m हो गया। इसमें से ये हमारा m हो गया और इसमें से ये हमारा m बन गया। लास्ट में क्या लिखेंगे इसको नोट कर लीजिएगा, और लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे? अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सिद्ध हो गया। एक और इसका लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसको भी मैं कर देता हूं, समाप्त हो जाएगा। आइए अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन। यहां बाबू क्वेश्चन कह रहा है घन 9m + 1 और 9m+8 ध्यान दीजिएगा। तो एक के घन में से आप 9 नहीं निकाल सकते हैं, 2 के घन में से भी एग्जैक्ट 9 नहीं निकल सकता है, 3 के घन में से कट गया ना, अर्थात हमारा b का मान कितना लेना होगा? यहाँ 3। सेम वही प्रोसेस, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, इसलिए r का मान 0 1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या मिला बाबू? a बराबर bq+। चलिए मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिद्ध करना है a बराबर b के जगह 3q+, दोनों तरफ घन करने पर कितना मिल गया? 3q + r का घन, a + b होल क्यू, तो aq + 3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर + bq, यही होता है। चलिए 27q का क्यूब 27q स्क्वायर r 9qr + rq। मान रखिए r बराबर 0 रखने पर
ए क्यू का मान बाबू 27 क्यू का क्यू 27 क्यू गुणा स्क्वायर गुणा 0 प्लस 9 क्यू गुणा 0 प्लस 0 क्यू एग्जैक्ट 27 क्यू का क्यू और कुछ नहीं बचा। चलिए इसमें से 9 कॉमन कर दीजिए। ए क्यू बराबर 9 निकालिए 3 क्यू का क्यू यानी कि 9m जहां m बराबर 3 क्यू का। अगली बार बाबू r बराबर 1 रखने पर मान रखिए ए क्यू बराबर 27 क्यू स्क्वायर 1 9 क्यू गुणा 1 प्लस 1 का क्यू 27 क्यूब 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। देखिए यहां से यहां तक 9 निकाल दीजिए। 3 क्यू का क्यू 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1 अर्थात 9m प्लस 1 जहां m का मान 3 क्यू का क्यू 3 क्यू स्क्वायर प्लस। क्लियर। लास्ट बाबू r बराबर 2 रखने पर ए क्यूब का मान 27 क्यूब का क्यूब 27 क्यूब स्क्वायर गुणा 2 9 क्यूब गुणा 2 स्क्वायर 2 का क्यूब आए तो 27 क्यूब 54 क्यूब स्क्वायर 36 क्यूब प्लस 60। 9 कॉमन निकालिए तो यहां से यहां तक 3 क्यूब का क्यूब 6 क्यूब स्क्वायर 4 क्यूब प्लस 8 9m प्लस 8 जहां m 3 क्यूब क्यूब 6 क्यूब स्क्वायर 4 क्यूब। क्लियर हो गया। बस इसे एक भाषा देना है मैथ बन गया। देखिए भाषा क्या देते हैं। यहां भी सबसे महत्व है b का मान निकालना। b का मान निकाल लिए उससे अकॉर्डिंग r निकालिए फिर प्रमेयिका के अनुसार ये बराबर b क्यू प्लस r। तो पता है लोगों को b का मान 3 हमने यहां लिया है रख दिया। घन कह रहा है ना तो घन कर दिए दोनों तरफ फार्मूला को सेट कर दिए मान आ गया। r का मान बारी बारी से रख के कॉमन निकाल दिए। ठीक है घर में आप लोग ट्राई करेंगे। अब मैं इसमें भाषा दे दूं इरेज कर दूं इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इसका भाषा मैं दे देता हूं। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 अथवा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। सीधे हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गया। हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के थ्योरी की ओर चलेंगे। थ्योरी समझ के 1.2 को भी क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग होमवर्क में एग्जांपल्स के क्वेश्चन बनाइए। जो उदाहरण क्वेश्चन दिया गया है आप उसे बनाइए।